नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स को, और कुछ लोग जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं मैंने उनको भी देखा है, काफी लोग कंफ्यूज हैं। तो उस कंफ्यूजन के बारे में मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, और आप ये नोट करिए कि इन बातों को आप जब सुन लेंगे और समझ लेंगे तो फिर आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो इसलिए आप वो मोटा रजिस्टर लेकर बैठे होंगे, बहुत सारा इंडियन एविडेंस एक्ट आज आप सीखोगे। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए, अटेंटिवली देखिए, और इंपॉर्टेंट बातों को आप नोट करते रहिए उस मोटे रजिस्टर में। और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों, फिर आप सुनते सुनते भूल जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं वीडियो में। और वीडियो सुनने के बाद आपको कमेंट भी करना है कि आपने क्या सीखा। 3 वर्ड्स पर आज थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट करूंगा। एक वर्ड होगा एडमिशन, स्वीकृति, रेलेवेंट, सुसंगत, और एक है मे बी प्रूव्ड एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड, साबित किया जा सकता है एंड साबित नहीं किया जा सकता है। इन 4 शब्दों के आसपास आज की हम वीडियो रखेंगे, और इसलिए कह रहा हूं मैं इन पर जाऊं उससे पहले मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूं जो कुछ लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं। ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। मैंने एक्चुअल में इलस्ट्रेशन आप लोगों के सामने जानबूझ कर रखा है, बट वो इस तरीके से इलस्ट्रेशन में से नहीं पढ़ा रहे हैं, बट बात यही कह रहे हैं। क्वेश्चन है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक क्वेश्चन है कि वेदर अ सर्टेन डीड इज और नॉट फोर्स्ड। दो पार्टी हैं ए और बी, दोनों के बीच में ये विवाद है कि अमुक दस्तावेज, अमुक अभिलेख फोर्स्ड है, कूट रचित है या नहीं है। तो दोनों पार्टियों में से एक पार्टी ए ये अफर्म करती है, कहती है कि इट इज जेन्युइन, और जो दूसरी पार्टी है बी ये अफर्म करती है इट इज फोर्स्ड। तो ए का कहना है कि ये डीड जेन्युइन है, बी का कहना है कि ये डीड फोर्स है। अब मुझे आप बताइए कि जब ए ने कहा कि ये डीड जेन्युइन है तो क्या ये एडमिशन होगा, और जब बी ने कहा कि ये डीड फोर्स्ड है तो भी क्या ये एडमिशन होगा, ये आप मुझे बताइए। दोनों के वर्जन आप लोगों ने सुन लिए हैं, दोनों किसी ना किसी फैक्ट को एडमिट कर रहे हैं, और उनका एक स्टेटमेंट है। मोस्टली लोग क्या कह रहे हैं कि ये एडमिशंस नहीं होंगे। देखिए 3 बातें अलग अलग हैं दोस्तों। एक बात है कि एडमिशन क्या है, दूसरी बात है रिलेवेंट क्या है, और तीसरी बात है प्रूव किसको किया जा सकता है, या किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, या प्रूव क्या होता है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि सेक्शन 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आपने पढ़ना शुरू किया एडमिशन को, 16, 17 एंड 18, ये 4 सेक्शन पढ़ी, और हर सेक्शन में ये बोला गया कि ये स्वीकृति है, ये स्वीकृति है, ये स्वीकृति है। अब मेरा आपसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर कोई बात, अगर कोई स्टेटमेंट इन सेक्शंस में फॉल कर जाएगा तो क्या वो स्वीकृति होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, स्वीकृति होगी ही होगी। तो स्वीकृति तो ये भी है, जो यहां पर ए ने कहा कि ये जेन्युइन है और बी ने कहा ये फोर्ज है, दोनों ने कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट दिया है, और वो कहता है, सेक्शन पढ़ लीजिए क्या कहती है सेक्शन एडमिशन की। एडमिशन इज अ स्टेटमेंट which suggests any inference as to the fact in issue or relevant fact। किसी भी विवादक तथ्य या किसी भी सुसंगत तथ्य के बारे में कुछ भी अनुमान इंगित करता हो, कुछ भी, एनी इन्फ्रेंस, तो ऐसा स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएगा, बशर्ते कि which made by persons and under the circumstances mentioned herein after। तो भैया हर वो बात जो कुछ इन्फ्रेंस सजेस्ट करेगी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में, और वो उन पर्सन्स के द्वारा दी जाएगी जो आगे बताए गए, उन परिस्थितियों में दी जाएगी जो आगे बताए गए, तो वो एडमिशन की कैटेगरी में आ जाएगी।
पहली बात तो एडमिशन हुई, दूसरी बात है रेलेवेंट। रेलेवेंसी कहां पर बात होती है, सुसंगतता की बात कहां होती है? चैप्टर नंबर 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहां में सेक्शन कहां से शुरू होती है? सेक्शन शुरू होती है 3 से लेकर 50 तक, बट इसमें से आप 3 को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। सेक्शन 4 से लेकर 50 तक जितनी भी सेक्शंस बताई गई हैं, इन सेक्शंस में कहीं ना कहीं बात कही गई है कि ये फैक्ट रेलेवेंट है, ये फैक्ट रेलेवेंट है, ये फैक्ट रेलेवेंट है। लेकिन कुछ सेक्शंस में केवल और केवल डेफिनेशन दी गई है, वहां रेलेवेंसी की बात नहीं कही गई, जैसे कि आपने यहां देखा। ये 4 सेक्शंस में केवल डेफिनेशन दी गई है, क्या रेलेवेंसी की बात की गई है क्या? बिल्कुल नहीं कही गई। अर्थात रेलेवेंसी को आपको चेक करना है तो इन सेक्शंस के बीच में जो बातें जिन सेक्शंस में बताया गया कि ये पर्टिकुलर एडमिशन रेलेवेंट होगा, ये एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा, तो उसी के आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि कोई फैक्ट, कोई एडमिशन ये रेलेवेंट है या नहीं। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रूव्ड और कैन नॉट बी प्रूव्ड। मे बी प्रूव्ड एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड, साबित किया जा सकता है या साबित नहीं किया जा सकता। लॉ लिमिट लगा देता है कभी कभी कि किसी फैक्ट को साबित नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसके लिए एविडेंस नहीं दी जा सकती है। एविडेंस किस फैक्ट के लिए दी जा सकती है? एविडेंस फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के लिए एविडेंस दी जा सकती है। कौन कहता है ये बात? ये बात कहती है सेक्शन 3 BSA करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कहती है कि एविडेंस मे बी गिवन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य के अस्तित्व और अनअस्तित्व के बारे में एविडेंस दी जा सकती है। ये 2 सेक्शंस हैं, अकॉर्डिंगली वर्क करती है। अर्थात प्रूव्ड की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। प्रूव्ड की डेफिनेशन कहता है एनी फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड when the court, after considering the matters before it, considers its existence। अगर किसी तथ्य की एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को कोर्ट कंसीडर कर लेती है तो माना जाएगा कि वो तथ्य साबित हो गया है। और एग्जिस्टेंस के लिए उन्होंने लिखा है आफ्टर कंसीडरिंग मैटर्स बिफोर इट, तो कोर्ट के सामने कुछ मैटर होने चाहिए। कौन से मैटर को कंसीडर करेगी? जनरली एविडेंसेस को कहा जाता है कि एविडेंसेस को मैटर कोर्ट कंसीडर करेगी जो उसके सामने आए, या तो ओरल एविडेंस आए या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए। बट यहां पर मैटर वर्ड लिखा गया, नॉट कि आफ्टर कंसीडरिंग द एविडेंस बिफोर इट, ऐसा नहीं लिखा गया। उन्होंने लिखा है आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। तो एविडेंस को रिप्लेस किया है मैटर से, अर्थात वो जानबूझ के लेजिस्लेचर ने यहां पर एविडेंस वर्ड नहीं लिखा, मैटर लिखा है। इसका मतलब इस मैटर में और एविडेंस इससे अलग भी बातें कुछ हो सकती हैं, बट जनरली यही माना जाता है कि कोई भी फैक्ट एविडेंस के थ्रू प्रूव होगा या डिस्प्रूव होगा, और एविडेंस ओरल हो सकती है या फिर वो डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। तो प्रूव करने की जब जब बात आएगी तो ये है कि प्रूव करने के और भी तरीके हैं। कुछ जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट हैं, वो केवल जुडिशियली नोटिस लेने के बाद प्रूव हो जाते हैं। कुछ एडमिटेड फैक्ट होते हैं, अगर किसी पार्टी ने इन राइटिंग किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया है तो उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो प्रूव माना जाएगा। बट जनरली किसी फैक्ट को प्रूव करना है तो उसके लिए एविडेंस देनी पड़ेगी। यहां पर आप इस सीक्वेंस को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप पाएंगे कि रेलेवेंट फैक्ट होना एक अलग बात है। जब रेलेवेंट फैक्ट की बात आती है तो यह कहा जाता है कि जब कोई एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ में इस तरीके से कनेक्टेड है जो तरीके सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 55 तक बताए गए हैं।
रेलेवेंसी के चैप्टर में जो तरीके बताए गए हैं एक फैक्ट के कनेक्ट होने के दूसरे फैक्ट से, उस तरीके से अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है तो कहा जाएगा कि वो पहला फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है। जब दो फैक्ट कनेक्टेड है, दोनों फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब जब रेलेवेंसी की बात आपको करनी होगी तो आपको चैप्टर 2 पढ़ना होगा। जब प्रूव्ड की बात करनी होगी कि किस तरीके से फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए देखना है कि एविडेंस दी गई या नहीं दी गई। एविडेंस देकर प्रूव किया गया, जुडिशियल नोटिस लेकर प्रूव किया गया, या एडमिटेड फैक्ट था उसको एडमिटेड करते हुए प्रूव किया गया। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि दोनों बातें अलग अलग हैं। रेलेवेंट होना अलग बात है और उसको प्रूव किया जा सकता है किसी फैक्ट को, दोनों बातें अलग हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चैप्टर में बातें होती हैं। पहले रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए, देन परमिट किया जा सकता है कि उसे प्रूव किया जा सकता है या प्रूव नहीं किया जा सकता। दोनों बातें बताई जाएंगी। कोई फैक्ट पहले बताया जाएगा कि ये रेलेवेंट फैक्ट है या नहीं है, देन उसके बाद क्वेश्चन उठेगा कि इसको लॉ परमिट करता है कि इसको प्रूव किया जा सकता है या कैन नॉट प्रूव। उसके बाद क्वेश्चन उठेगा जब पहले ये रेलेवेंट होगा। जब कोई फैक्ट रेलेवेंट ही नहीं है और फैक्ट इन इशू भी नहीं है, तो ऐसे फैक्ट को तो प्रूव करने की परमिशन दी ही नहीं जा सकती। अर्थात प्रूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कब जाएंगे इस बात पर? जब जाएंगे कि पहले कोई फैक्ट रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। अर्थात जिस फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है वो हर फैक्ट रेलेवेंट होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो फैक्ट रेलेवेंट है उसको प्रूव ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहां पर ये ए अफर्म्स दैट इट इज जेन्युइन, ये कहता है कि भैया ये डीड तो सही है, जेन्युइन है। तो ये एक एडमिशन हुआ। पहली बात तो कुछ लोग इसको एडमिशन ही नहीं कहते। एडमिशन ये है क्योंकि भैया ये उस सेक्शन में फॉल करता है। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा एडमिशन का, तो वहां पर दोनों तरीके के एडमिशन देखे गए, सेल्फ हार्मिंग एंड सेल्फ सर्विंग, स्व हानिकारक एंड स्व हितकारी, दोनों टाइप के एडमिशन देखे गए। अब दो टाइप इसीलिए बताए ना क्योंकि वो एडमिशन है, तभी तो स्वहितकारी और स्व हानिकारक हुए। अदरवाइज क्यों स्वहितकारी एडमिशन आता? एडमिशन दोनों होते हैं, चाहे वो स्वहितकारी है चाहे वह स्व हानिकारक है। तो पहली बात कि ये एडमिशन तो है, बट हाँ सेल्फ सर्विंग है, ये दोनों ही। चाहे बी ने बोला कि ये तो फोर्स है, अपने फेवर में कहना चाह रहा है, ये सेल्फ सर्विंग है। दोनों ही स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग हैं, लेकिन एडमिशन है। अब बात आती है रेलेवेंट है या नहीं है। रेलेवेंट भी है, रेलेवेंट भी है। अब क्वेश्चन आता है कि उस एडमिशन को प्रूव करने की परमिशन दी जा सकती है क्या, या फिर उसको प्रूव करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। आपको इस तरीके से समझना है, आप उल्टे पुल्टे वर्ड्स का यूज नहीं करना है। भाई कोई स्टेटमेंट एडमिशन है या नहीं है, हो सकता है वो स्टेटमेंट रेलेवेंट है या नहीं है, रेलेवेंट भी हो सकता है, लेकिन क्या उसको प्रूव करने दिया जा सकता है, ये आपको देखना है। तो यहां पर यह कहा गया कि जर्नली जर्नली सामान्यतया ये दोनों ही एडमिशन सेल्फ सर्विंग हैं, तो इस एडमिशन को ए प्रूव नहीं कर सकता, रोक लगाई है, लेकिन स्टिल एडमिशन है। ये एडमिशन बी का कि ये फोर्स्ड है डील, इसको बी प्रूव नहीं कर सकता। तो ये जो एडमिशंस हैं, ये एडमिशन हैं, ये रिलेवेंट भी हैं, लेकिन इनको प्रूव करने की परमिशन इन दोनों को नहीं है। हां, यहीं पर अगर इसका कहीं भी ए का ये स्टेटमेंट आ गया होता कि ये डीड तो फोर्स है,
देन अब ये भी एडमिशन है, रेलेवेंट भी है, लेकिन अब इसको प्रूव करने की परमिशन बी को दी जा सकती है। बी का कहीं ये स्टेटमेंट आ गया होता कि ये जो डीड है ये तो जेन्युइन है, देन ये एडमिशन है, रेलेवेंट भी है, बट अब ए को परमिशन दी जा सकती है कि आप प्रूव कर देना इसको। और ये स्टेटमेंट भी कि ये ए का स्टेटमेंट ये कहना कि डीड जेन्युइन है, ये बी का स्टेटमेंट ये कहना कि डीड फोर्ज है, इनको भी प्रूव करने की परमिशन दी जा सकती है, बस 3 कंडीशंस में। यही 3 कंडीशंस लिखी गई सेक्शन नंबर 19 में, एक्सेप्शन के तौर पर लिखी गई है। जर्नल रूल क्या है? जर्नल रूल ये है कि कोई भी एडमिशन को प्रूव करना हो तो जिस पार्टी ने ऐसा एडमिशन किया है उस पार्टी के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है। जिस पार्टी ने ये एडमिशन किया उस पार्टी को प्रूव करने की परमिशन नहीं दी जाएगी या उसके बिहाफ पर प्रूव करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। बट प्रूव करना एक डिफरेंट मैटर है, रेलेवेंट होना एक डिफरेंट मैटर है, एडमिशन होना एक डिफरेंट मैटर है। पहले एडमिशन होगा, देन चेक करेंगे रेलेवेंट है या नहीं है, देन चेक करेंगे कि ये प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता। आप उल्टा मत बोलना कि ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है तो ये एडमिशन नहीं है, ऐसा मत बोलो भैया, एडमिशन है वो भी। अब एक और गलत तरीके से पढ़ा रहे थे सज्जन, उन्होंने ये कहा, मैंने देखा उनकी वीडियो को, मैं कभी कभी देख लेता हूं कि भैया दूसरे लोग किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस पर व्यू बहुत कम आते हैं, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि दूसरे लोग जिनकी वीडियोस पर व्यू ज्यादा आते हैं क्या वो मेरे से अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो जब इस तरीके से मैंने देखा तो पता चला कि अच्छा तो छोड़ो, वो तो गलत भी पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी व्यूज आ रहे हैं। चलो जो भी है वो तो वो जाने, देखने वाले जाने, बट मेरा ये मानना है कि भैया कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरा पढ़ाओ, गलत ना पढ़ाएं, और इंप्रूवमेंट की तो हमेशा ही गुंजाइश रहती है। बट उन्होंने क्या बोला, देखिए मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट के बारे में। उन्होंने जब एक्सेप्शन नंबर 1 पढ़ा रहे थे सेक्शन 19 का, आप लोगों को मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने सेक्शन 19 पहले भी पढ़ी होगी या बेयर एक्ट खोल के अभी पढ़ ली होगी, तो उसका एक्सेप्शन 1 क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हैं दोनों, ए के लिए जेन्युइन कहना, बी के लिए फोर्ज कहना, दोनों सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हैं। ये भी प्रूव किए जा सकते हैं जब ये दोनों मर गए हो। क्या बोला उन्होंने? जब इन दोनों की डेथ हो गई हो तो फिर इन दोनों के स्टेटमेंट को सेल्फ सर्विंग होने के बावजूद भी प्रूव किया जा सकता है इन्हीं के बिहाफ पर। गलत बोला भैया, बिल्कुल गलत बोला। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 भी ऐसे करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये बिल्कुल नहीं कहती कि यहां पर पार्टी मर गई हो। ध्यान देना, क्या कहती है कि यहां पर पार्टी मर गई हो, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हो, सेल्फ सर्विंग एडमिशन हो, उसको मरने के बाद प्रूव किया जा सकता है। वो जो एक्सेप्शन नंबर 1 है ऐसा बिल्कुल नहीं कहता भैया। एक्सेप्शन नंबर 1 में हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो सेक्शन 17 में मैंने आपको पढ़ाई थी। आपको ये चेक करने के लिए कि सेल्फ सर्विंग एडमिशन, सेल्फ सर्विंग स्वीकृति कब प्रूव की जा सकती है उसी पार्टी के द्वारा, उसके लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो वहां पर आपको है नहीं, वो क्रिएट करके चेक करना है बस। ऐसी सिचुएशन को मरने की बात हुई है कि पार्टी उसमें मर गई हो लेकिन एक्चुअल में नहीं मरी हो, आपको सपोज करना है बस कि अगर ये पार्टी मर गई होती तो क्या ये इसका स्टेटमेंट सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या उनमें रेलेवेंट होता?
रेलेवेंट होता। ध्यान देना, सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये दोनों सेक्शंस और इसका एक्सेप्शन नंबर 1, डिफरेंस क्या है दोनों में? उन्होंने तो ये कह दिया कि ये व्यक्ति मर गया होता जो सेल्फ सर्विंग अपना एडमिशन दे रहा है, फिर उसका एडमिशन प्रूव किया जा सकता था। देखिए, सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक्सेप्शन नंबर 1 में, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए पहले तो। कि सेक्शन 19 के एक्सेप्शन नंबर 1 में व्यक्ति अभी जिंदा है, व्यक्ति अभी जिंदा है, लेकिन इस सेक्शन में, सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, व्यक्ति मर गया है। जहां पर मिलने की बात हो रही है, अभी मिल नहीं सकता या इनकेपेबल हो गया एविडेंस देने में, उस मैटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उस पोर्शन पे हम बात कर रहे हैं कि जहां पे मर जाने वाली बात कही गई है। तो 26 में व्यक्ति मर गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 26 में, लेकिन 19 जो एक्सेप्शन नंबर 1 है, वहां मरा नहीं है भैया, अभी व्यक्ति जिंदा है जिसका सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट था। केवल और केवल इतना चेक करना है कि जो कंडीशंस यहां पर लिखी गई थी कि मरने पर कब जाकर उसका स्टेटमेंट एडमिशन रेलेवेंट हो जाता है। जनरली क्या होता है कि भैया अगर कोई व्यक्ति जिंदा है, उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो वो कोर्ट में जाएगा, खुद अपना स्टेटमेंट देगा जाकर कोर्ट में। बट अब तो वो मर गया। अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो अब उसका स्टेटमेंट क्या रेलेवेंट है ही नहीं? क्या उसको प्रूव नहीं किया जा सकता? स्टिल रेलेवेंट है। कैसे रेलेवेंट है? दो कंडीशन है दोस्तों। आप पढ़ेंगे सेक्शन 32 और उसकी क्लॉज 2, या फिर हम 26 की बात करें तो उसकी क्लॉज 2। यहां पर दो कंडीशन है कि वो जो स्टेटमेंट था वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया था, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि वो जो स्टेटमेंट है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया था, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही रखा गया था। पहले कभी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया और उसको जो रखने की प्रक्रिया थी वो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही रखी जा रही थी। और इसके बाद व्यक्ति मर गया तो सेक्शन 26 BSA यहां पर उसका रेलेवेंट हो जाएगा स्टेटमेंट। और अगर व्यक्ति बचा हुआ है, ये अगर एडमिशन की कैटेगरी में आता है ये स्टेटमेंट, तो सेक्शन 19 और उसका एक्सेप्शन 1 में फॉल करेगा। जो व्यक्ति ये पढ़ा रहे हैं कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट उस व्यक्ति के मर जाने के बाद प्रूव किया जा सकता है, सॉरी, जो लोग ये पढ़ा रहे हैं कि सेल्फ सर्विंग एडमिशन उस व्यक्ति के मर जाने के बाद प्रूव किया जा सकता है, भैया ये बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे की बातें बताई नहीं। पहली बात तो मरना कंपलसरी है ही नहीं, जिंदा है। आप इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, आप इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, वहां पर भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एक व्यक्ति है जो शिप का कैप्टन है, उसके ऊपर एक केस चलाया जा रहा है। एक कैप्टन है शिप का, इसके ऊपर एक केस चलाया जा रहा है कि आपने अपने शिप का रूट डाइवर्ट कर दिया, आप उस रूट से नहीं लेकर गए, उस तरीके से नहीं लेकर गए जिस तरीके से एक्चुअल में आपको डायरेक्शंस दी गई, जिस तरीके से आपको लेकर जाना चाहिए था। लेकिन ये व्यक्ति जब पहले कभी जब ये अपना शिप लेकर जा रहा था तो हर शिप पर एक लॉग बुक होती है। वो लॉग बुक में अपना एंट्री करता है कि किस रूट से मैं जा रहा हूं, कहां कहां पर क्या क्या किया है, कितना रुके हैं कहां पर, वो सारी एंट्री उसमें करता है। एक्चुअल में इस लॉग बुक को देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये शिप किस रूट से गया था। ये कैप्टन साहब ही मेंटेन करते हैं इस लॉग बुक को। तो कैप्टन साहब ने
इस लॉग बुक में अपना रूट वही लिखा जिस रूट से जाना तय था और जिस रूट से लेकर जाना बता रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, ये जो लॉग बुक में इन्होंने एंट्री की है, ये एंट्री इनका एडमिशन है, ये एडमिशन इनको सपोर्ट करता है तो सेल्फ सर्विंग एडमिशन हो गया। इसीलिए इस एडमिशन को ये साहब प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए ने कहा था कि आप मेरी लॉग बुक देख लीजिए, उस लॉग बुक में रूट वही लिखा है जिस रूट से मुझे जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं उसी रूट से गया हूं, इसीलिए लॉग बुक में वही रूट लिखा है। तो दूसरी पार्टी कहती है कि ये तो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, इनका सेल्फ सर्विंग एडमिशन है, इस एडमिशन को तो ये प्रूव नहीं कर सकते हैं। देन एक्सेप्शन क्या कहता है? सेक्शन 19 का एक्सेप्शन नंबर 1 वो ये कहता है कि सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन कब? जब ये सेल्फ सर्विंग एडमिशन करने वाला व्यक्ति सब, उन्होंने तो कहा भाई साहब ने कि मर गया हो, तब प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि सपोज मर गया हो, एक्चुअल में नहीं मरा, सपोज मर गया होता तो क्या इसका स्टेटमेंट सेक्शन 26 में 26 में रिलेवेंट होता? क्या 26 में फॉल करता? अगर हां करता तो फिर ये जीवित रहते हुए भी अपने सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को, सेल्फ सर्विंग एडमिशन को प्रूव कर सकता है। अर्थात ये लॉग बुक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिखी गई थी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या था कि ये जब लिखी जाती है, जब एक शिप एक जगह से ट्रेवल करता करता कहीं दूसरी जगह पहुंचा तो हर कैप्टन उसमें एंट्री करता है। इसके बाद जब दूसरी बार उधर से आया तो लौटने का रूट भी एंट्री हुआ। तीसरी बार वापस गया तो सपोज कैप्टन बदल गया तो उसने भी इसी बुक में एंट्री करी। जब मैंने ऑर्डिनरी कोर्स पढ़ाया था तो आपको बहुत सारी बातें बताई थी। वो रिपीटेडली कोई एक्ट, कोई सिस्टम कर रहा होता है तो उसको कहा जाता है ये ऑर्डिनरी कोर्स में हो रहा है। तो इस तरीके से इस बुक में एंट्री हुई थी और अब ये लॉग बुक जब भर गई या जब कंटिन्यू चल रही है तो जिस तरीके से रखी जानी चाहिए थी रिकॉर्ड में, उसी तरीके से इस लॉग बुक को मेंटेन भी किया जा रहा था। ये दो कंडीशन है सेक्शन 26 की। जब व्यक्ति मर गया हो उसके स्टेटमेंट को रिलेवेंट बनाने के लिए, तो सेक्शन 19 का एक्सेप्शन 1 ये कहता है कि सपोज मान लो कि अगर ये व्यक्ति मर जाता तो क्या इसका ये सेल्फ सर्विंग एडमिशन सेक्शन 26 में रेलेवेंट होता क्या? सपोज करो ऐसा। अगर जवाब आता है कि हाँ वहां पर रेलेवेंट होता तो ऐसे सेल्फ सर्विंग एडमिशन को भी सेक्शन 19 कहती है प्रूव किया जा सकता है। तो आधी अधूरी बात मत बताइए, अब पूरी बात बताइए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पूरी बात समझ आ गई। ये रेलेवेंट होना और प्रूव करना दोनों बातें अलग अलग हैं। इसको एक एग्जांपल से मैं और समझाने की कोशिश करूंगा, वहां से शायद आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। एक सेक्शन है 122 इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और यहां पर कहा गया है जो हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के बीच की जो कम्युनिकेशंस होते हैं, लोग ये कहते हैं कि वो रेलेवेंट नहीं होते। मेरे व्यूअर ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पहली बात, ये जो सेक्शंस हैं ये चैप्टर नंबर 2 में नहीं है, ये ऑफ विटनेस वाले पार्ट में है। आप पढ़ के देख लीजिएगा। यहां पर बताया जा रहा है कि विटनेस कौन हो सकता है, उस पार्ट में है ये सेक्शन। अगर रेलेवेंट है या नहीं ये बात चेक करनी होती तो सेक्शन 4 से लेकर और सेक्शन 50 BSA तक चेक करते केवल, लेकिन उसमें नहीं है, ये उसके आगे की है। तो पहली बात, इन सेक्शंस में रिलेवेंट होने की बात नहीं कही जा सकती। तो क्या बात कही जा रही है? यहां पर बताया जा रहा है कि क्या हस्बैंड, क्या वो वाइफ विटनेस हो सकते हैं?
क्या बताया जा रहा है कि क्या वो हस्बैंड, क्या वो वाइफ जिनके बीच में ऐसा कम्युनिकेशन हुआ, उसके रिगार्डिंग एविडेंस देने के लिए क्या ये दोनों लोग विटनेस हो सकते हैं? तो इस सेक्शन में कहा गया कि ऐसे कम्युनिकेशन को प्रूव करने के लिए इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति को, ध्यान देना, दो वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता है। पहला वर्ड, कंपेल नहीं किया जा सकता, यानी प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, उसको जोर डालकर आप उससे ये नहीं कहलवा सकते कि बताइए आप दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन था। दूसरा वर्ड, कि अगर मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी तैयार होता है कि यस मैं तो बताना चाहता हूं, मुझे आप कंपेल करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं तो अपनी मर्जी से बताना चाहता हूं, तो दूसरा वर्ड हुआ कि उसको परमिट भी नहीं किया जाएगा। ऐसे कम्युनिकेशन को कोर्ट में बताने के लिए, एविडेंस देने के लिए परमिट भी नहीं किया जाएगा। अर्थात एक हस्बैंड और एक वाइफ, इन दोनों के बीच में हुई बातों के लिए गवाह नहीं हो सकते। क्या यहां पर कहीं भी रेलेवेंट की बात हुई कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बातें हुई हैं वो रेलेवेंट नहीं होंगी, सुसंगत नहीं होंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको मैं और फर्दर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक हस्बैंड ए और वाइफ बी, इन दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। ए ने कुछ एडमिशन कर लिया कि सपोज उसने सी को मार दिया है। जब ये ए बी से अपनी वाइफ से एडमिशन कर रहा था तो एक व्यक्ति है डी जो यहां से पास हो रहा था, उसने सुन लिया, या फिर इसका बच्चा खड़ा था यहां पर छोटा 9 साल का ई, उसने सुन लिया। तो क्या अब डी और ई कोर्ट में आकर इन दोनों के बीच हुई बातों को प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोई सेक्शन ऐसी रोक नहीं लगाती है। क्यों कर सकते हैं? प्रूव करने के लिए, एविडेंस देने के लिए, या तो फैक्ट इन इशू हो या रेलेवेंट फैक्ट हो। ये एडमिशन है, इसका एडमिशन आर रेलेवेंट, सेक्शन 21 में पढ़ाऊंगा, इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 19 बीएससी पढ़ाऊंगा, उसकी ओपनिंग सेंटेंस ही है, एडमिशन आर रेलेवेंट। अब आप कहोगे कि ये एडमिशन नहीं है, ये तो कन्फेशन है, तो आप सुन लीजिए, बीइंग माय व्यूअर, कि सबसे पहले एक स्टेटमेंट होगा, वो ही एडमिशन हो सकता है, और जब कोई स्टेटमेंट एडमिशन होगा तब ही कन्फेशन हो सकता है। अगर मान लो कोई एडमिशन की कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो वो कन्फेशन कभी नहीं हो सकता। हाँ, एडमिशन में कोई भी फैक्ट एडमिट कर सकता है, बट अगर उसी एडमिशन में गिल्ट एक्सेप्ट किया या ऐसी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लिया जिनको मिला दिया जाए तो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, ऐसी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लिया, देन इन दोनों कंडीशन में ऐसे एडमिशन को कन्फेशन कहते हैं। तो कन्फेशन के लिए भी एडमिशन होना जरूरी है, और एडमिशन रेलेवेंट होना जरूरी है। तो एडमिशन सेक्शन 19 आप पढ़ेंगे तो वहां पे ओपनिंग सेंटेंस है, एडमिशन आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड बट कैन नॉट बी प्रूव्ड। दो सिचुएशन दी गई, और तीसरी सिचुएशन कि फिर से जो बट कैन नॉट बी प्रूव्ड है उसका एक्सेप्शन है। पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में अभी अगली वीडियो में, बट मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आपको इंडियन एविडेंस एक्ट को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ना है। मिक्स नहीं करना, रेलेवेंसी को एडमिसिबिलिटी के साथ मिक्स मत करना, रेलेवेंसी को प्रूव के साथ मिक्स मत करना। जहां आपने मिक्स किया आप फिर कंफ्यूजन में जिएंगे, आपकी क्लैरिटी नहीं होगी। तो रेलेवेंसी की बात होती है तो कोई फैक्ट रेलेवेंट हो सकता है। अगली बात एडमिसिबिलिटी की आती है, तो एडमिसिबिलिटी पे देखेंगे आप एविडेंस, फैक्ट नहीं देखेंगे। फैक्ट तो रेलेवेंट होता है, इस रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस लानी है, तो देखना है कि ये एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है। तो एविडेंस की एडमिसिबिलिटी होती है, और इस एविडेंस के थ्रू किसी फैक्ट को, रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव किया जा रहा है। और अब प्रूव करने के लिए कौन विटनेस हो सकता है, किस फैक्ट को प्रूव करने के लिए कौन विटनेस हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ये अगला पार्ट बताता है।
तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि बेसिक फंडा है, बेसिक फंडामेंटल क्या है उसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जिसमें 4 बातें मैंने ठीक से बताई, आप देख लीजिए। तो बीइंग माय व्यूअर, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, रेलेवेंट को एडमिसिबल में नहीं फंसाना, एडमिसिबल को रेलेवेंट में नहीं फंसाना, रेलेवेंट को प्रूफ में नहीं फंसाना, फैक्ट को रेलेवेंट के साथ रखना, एविडेंस को एडमिसिबल के साथ रखना। फैक्ट को एडमिसिबल के साथ मत बना देना, ध्यान से सुन लेना, रिपीट कर करके सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। फैक्ट को एडमिसिबल के साथ मत मिलाना कभी भी, और रेलेवेंट को एडमिशन के साथ मत मिलाना कभी भी। क्या? रेलेवेंट को फैक्ट के साथ रखना और एविडेंस को एडमिसिबल के साथ रखना। तो जब भी बोले तो रेलेवेंट फैक्ट, एडमिसिबल एविडेंस। रेलेवेंट एविडेंस मत बोलना भैया, एडमिसिबल फैक्ट मत बोलना। कोई बोले बोलने दो, बट आप ऐसे ही लिखना और ऐसे ही आप बोलना। ये भी मैंने एक वीडियो में डिटेल से समझा दिया है। तो मैं ये ओवरव्यू देना चाहता था, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट, और वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए लीगल नेम। नमस्कार, जय हिंद।